कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और साथ ही साथ मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया है। जी हां, बिल्कुल आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। एनआरओ केस खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। तफसीलात क्या है, अमानत गशकोरी हमारे साथ है। जी अमानत। बिल्कुल, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एनआरओ से मुतालिक केस की समाअत की है और अदालत ने एनआरओ केस ख़त्म कर दिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक अटार्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ ये केस था एनआरओ का, जो कि वकील फिरोज शाह गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और एनआरओ केस सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि कानून अपना रास्ता जो है वो अपनाएगा। आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के जो असासजात थे उनकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी हैं और अब इस केस में कुछ नहीं रहा। अदालत अब अपना रास्ता अपनाएगी, जो करना होगा वो कानून के मुताबिक किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिरोज शाह गिलानी के बारे में भी इस्तफसार किया कि वो किधर हैं, जिस पर उनके वकील, जूनियर वकील जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने बताया कि वो अलील हैं, वो अदालत में नहीं आ सके, जिसके बाद अदालत ने एनआरओ केस निपटा दिया है। फिरोज शाह गिलानी की दरख्वास्त निपटा दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत अब अपना कानूनी जो रास्ता है वो अपनाएगी। ताहम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और साबिक अटार्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ एनआरओ केस निपटा दिया गया है। अमानत साथ रहेगा, एक और अहम खबर अपने देखने वालों से शेयर करेंगे और आपसे तफसीलात लेंगे उस पर। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर के तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई का मामला। अदालत ने चारों चीफ सेक्रेटरीज, एंटी नारकोटिक्स डिवीजन के इंचार्ज और मुतालिका हुकाम से 1 हफ्ते में एक्शन प्लान मांग लिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि दहशतगर्दी की तरह मनशियात की रोकथाम के लिए भी एक्शन प्लान होना चाहिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ ही मौजूद है। अमानत, क्या इसके हवाले से कार्रवाई की बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर में तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, एंटी नारकोटिक्स डिवीज़न के इंचार्ज और तमाम जो मुतल्लिक़ा हुकाम हैं उनसे 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये हुक्म जारी किया गया है, तमाम मुतल्लिक़ा हुकाम जो है वो इस हवाले से हंगामी इजलास बुलाएँ और 1 हफ्ते में एक्शन प्लान के हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि मंशियात हमारी आइंदा नस्लों को तबाह कर रही है। जैसे एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि जिस तरह दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत ने टास्क फोर्सेज बनाई और नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, इसी तरह मंशियात के खात्मे के लिए भी हुकूमत को एक्शन प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी की तरह मंशियात भी ऐसा कभी धंधा है जो कि हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। पुलिस हुकाम की जानब से अदालत में एक रिपोर्ट भी जमा कराई गई जिसमें बताया गया कि उन्होंने मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की है। 466 से ज़ायद मुल्ज़मान जो है उनके खिलाफ चालान भी जमा किया गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पुलिस हुकाम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कराची और सखर में तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन देखा गया है। तालीमी इदारों के बाहर से 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खबर दे रहे हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कराची और सखर में तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन देखने में आया है। क्रैकडाउन किया गया है। तालीमी इदारों के बाहर से 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ये कार्रवाई की है। कराची और सखर के तालीमी इदारों के बाहर मनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। बन्नू में थाना हुएत की हुदूद में निजी स्कूल के बाहर से दस्ती बॉम्ब मिला है। स्कूल के अंदर से भी फ्यूज शुदा बॉम्ब मिला है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम कब्जे में ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। बन्नू में थाना हवीद की हुदूद में निजी स्कूल के बाहर से दस्ती बम मिला है।
जबकि स्कूल के अंदर से भी फ्यूज शुदा बम मिला है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम कब्जे में ले लिए हैं। अब आपको बताएं कि खैरपुर में अदालत के बाहर मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े। झगड़े के बायस इलाका मैदान जंग बन गया। दोनों इतराफ से एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश की गई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार रेफरी का किरदार अदा करते रहे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। खैरपुर में अदालत के बाहर मुखालिफिन आपस में लड़ पड़े और झगड़े के बायस इलाका मैदान जंग बन गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाते और घूंसे चलाए गए और पुलिस रेफरी का किरदार अदा करती रही। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद की नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया है। शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस में 3 इल्जामात आयद किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद की नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया। मैं स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो रेफरेंस दायर करने जा रहा हूँ और उस रेफरेंस में मैंने ये इस्तदा की है कि शेख रशीद साहब जो पिंडी से MLA हैं उनके ख़िलाफ़ मेरे रेफरेंस को जो है इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार हासिल है स्पीकर साहब को वो रेफ़र करें। शेख रशीद ने कश्मीर जो कि पाकिस्तान की शरह है और जो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी है उसको इसने जो है वो उससे गद्दारी की है और उस जद्दोजहद के नाम पे जो है वो ट्रेनिंग कैंप जो इसने कैंप किया था उसकी एम्पल एविडेंस जो है वो मेरे पास मौजूद है कि उस ट्रेनिंग कैंप को इसने जुए के अड्डे के तौर पे चलाया और वहाँ से हराम की कमाई की और फिर साथ ही जो है रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कौम को लूटने वाले गिरफ्तारी में भी कौम का खर्चा करा रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है। शहबाज शरीफ अपने दामाद और बेटे को बाहर से वापस बुलवाएं। सारा मुल्क लूटने वाले को वजीर आजम ने चेयरमैन PAC बना दिया। उल्टे बांस बरेली को हो रहे हैं, पैसा भी नैब का लग रहा है, शहनशाहियत भी कर रहे हैं। जब भी कोई चोर डाकू लुटेरा जेल में जाता है या उसके मोरे हिले होते हैं या उसका BP हाई होता है, इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों के लिए डॉक्टरों ने ऐसा बयान दिया है कि इसको शहबाज शरीफ को खुली फजा में रखो। माल भी सारा हमारा खा गया है, डकार नहीं मार रहा। कौम की दौलत लूटने वाले गिरफ्तारी में भी खर्चा नैब का और हुकूमत का करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है, तो बुलाए अपने दामाद को। मैं अभी चीन गया, मैंने राय बदल ली है, कौम से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा मेरा ख्याल था नवाज शरीफ बड़ा चोर है, मैं चीन जाके मुझे पता लगा कि इसके दामाद ने तो झाड़ू, सारे अकाउंट ही सारे इसकी तरफ से जाते हैं। और एक बेटा गया वो वापस नहीं आ रहा, दूसरा जो है जाने के लिए जहाज में बैठा हुआ था, उसको उतार लिया गया। मैंने कहा चोर है शहबाज शरीफ, डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, बेईमान है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इत्तेहादी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। वक्त साबित करेगा कि मैं साए की तरह उसके साथ खड़ा रहूंगा। ये गलत फैसला है, मैं सुप्रीम कोर्ट में यहीं पेश होऊंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन। आगे बढ़ते हैं, अल अजीजिया रेफरेंस की बात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वकला ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। वकला का कहना है कि रिट पिटीशन पर एतराजात दूर करके कल दोबारा दायर की जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दायर रिट पिटीशन पर एतराजात लगाए गए थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकला ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। वकला का कहना है रिट पिटीशन पर एतराजात दूर करके कल दोबारा दायर की जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दायर रिट पिटीशन पर एतराजात लगाए गए थे। तरक्की के लिए हमारे सामने चीन की मिसाल मौजूद है और उनका यह भी कहना था कि करप्शन के बायस सरमायाकारी और कारोबार को नुकसान पहुंचता है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी।
Socialist mindset went in the 80s and 90s, but unfortunately, socialism went, governments changed. But amongst the bureaucracy and some of the politicians, that mindset remained. Our government is a government that now has, as a policy, we feel that wealth creation is what's going to take Pakistan out of our economic crisis. We feel that wealth creation is how we will be able to pay our debts. We feel that wealth creation is what is going to raise people out of poverty in Pakistan. The model of China is in front of us. China is a country which has done something which no nation in the history of mankind has ever done, that they have taken 700 million people out of poverty in 30 years. No one has ever done that. Corruption, unfortunately, makes it difficult for especially the small and medium industry to flourish, but also for investors, genuine entrepreneurs to prosper in a society. Corruption becomes the reason why countries also do not achieve their potential. And the best thing, of course, when you talk about investing in Pakistan to use and then exporting out of Pakistan, that's really what we need right now, because our exports have suffered because of flawed policy making. We have stagnant exports. So we are going to actively promote exports. Most of all, protect our investors. We want to give employment to a young population. So therefore, our priority will be wealth creation. मुल्क भर में जारी बिजली बहरान के बायस कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है। दर्जी, धोबी, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक सब बेकार हो गए हैं। रोजगार बंद होने से मेहनतकश परेशानी का शिकार हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी बिजली बहरान से कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है। दर्जी, धोबी, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक सब के सब बेकार हो गए हैं। रोजगार बंद होने से मेहनतकश परेशानी का शिकार हैं। फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से ताहाल खराबी दूर नहीं की जा सकी। गुलाम मोहम्मदाबाद, इकबाल टाउन और शहर के दीगर इलाके बिजली से महरूम हैं। फेस्को की डिमांड 1500 मेगावाट है, मगर 950 मेगावाट बिजली की सप्लाई शहरियों को दी जा रही है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा, बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है फैसलाबाद में भी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक जानब तो पिछले कुछ दिनों से गैस नायाब है, वहीं दूसरी जानब रही सही जो कसर है वो फेस्को ने पूरी कर दी है। शहर भर में पिछले कुछ दिनों से जो है वो फेस्को की जानिब से सुबह और रात के औकात में लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरियों के जो मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। इसी हवाले से गुलाम मोहम्मदाबाद के जो इलाका मकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि बिजली कब से नहीं आ रही और बिजली ना आने के बायस आपको किन मसाइल का सामना है? जहाँ पर बिजली 2-3 दिन से गायब है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं खुद एक पावल मजदूर आदमी हूँ। पहले तो इंडस्ट्री पहले ही बहरान का शिकार है। जो थोड़ा बहुत कमाते थे बच्चों के लिए, जो बिजली ने बापडा वालों ने कसर पूरी कर दी है कि भाई बच्चे को भूख, सुबह स्कूल जाते हैं, गैस नहीं है। 8-10 दिन से गैस एक रत्ती बराबर नहीं आती, सुबह भूखे स्कूल जाते हैं। अजी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इलाका मकीनों का यही कहना है, ना तो खाना पकाने के लिए गैस मौजूद है और ना ही काम करने के लिए बिजली। फैसलाबाद एक सनती शहर है, बिजली की लोड शेडिंग पर इस पर इंतहाई जो है वो मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसी हवाले से फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में, जिनमें गुलाम मोहम्मदाबाद, इकबाल टाउन और सत्याना रोड के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फेस्को की जानिब से पिछले 2 रोज़ से वक्तन फ़वक्तन जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरियों को मसाइल का शुक्रिया अवैस, आगाह कर रहे थे। मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। रोजाना 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार हैं। इस बारे में जानते हैं अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है।
और साथ साथ में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग इस सर्दी में भी होती है। और जो दूर दराज जो इलाके हैं या जो शहरी इलाके नहीं है, जो कस्बे हैं, गाँव हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 10 से 12 घंटे है। जबकि दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में उनके मुताबिक इस तरह की लोड शेडिंग नहीं होती। लेकिन जब हम इस वक्त में मौजूद यूनिवर्सिटी रोड पर, यूनिवर्सिटी रोड के एक साइड जो कि मीन एक टाउन का इलाका आता है, तो वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे है। जबकि दूसरी जानिब सड़क की जो दूसरी साइड है, जो कि ताकाल का एरिया आता है, तो वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग होती है। और ये दौरानिया जो है शहर से बाहर जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अली, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नौशहरा में 9 साल की बच्ची मिनाहिल को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। मुलजिम ने सीनियर सिविल जज मर्दान की अदालत में अपने गुनाहों से जुर्म का एतराफ कर लिया। मिनाहिल की लाश 28 दिसंबर की सुबह कब्रिस्तान से मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नौशहरा में 9 साल की बच्ची मिनाहिल को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। मुलजिम ने सीनियर सिविल जज मर्दान की अदालत में अपने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कल 91वीं सालगिरह मनाई जाएगी। सालगिरह की तकरीब की क्या तैयारियां की गई हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगैरी से। जी अब्दुल खालिक। जमहूरियत के अलमबरदार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कल 91वीं सालगिरह तकरीब सिंध समेत मुल्क भर में मनाई जा रही है। यहाँ पर लाड़काना में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो की सरबराही में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर मकामी क़यादत जो है शिरकत करेगी और 91 पाउंड का सालगिरह का केक काटा जाएगा। मैं इस वक्त गड़ी खुदाबख्श भुट्टो मज़ार पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में जियाले जो है मज़ारों पर हाजिरी दे रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत दीगर शहीदों की मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1988 में सर शहनवाज भुट्टो के यहाँ पैदा हुए थे और 73 से लेकर 77 तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने, जहाँ पर ज़िया मार्शल ने 1977 में जो है उसका तख्ता जो है उल्टा, जिसके बाद जो है 5 जुलाई 1979 को उसे तख्तेदार से जो है हटाकर फांसी दी गई है। जिसके बाद आज तक जो है लोग यहाँ पर मज़ार पर आ रहे हैं और यहाँ पर शहीदों की मज़ार पर हाजिरी देकर जो है दिली सुकून हासिल करते हैं। और यहाँ पर जो है भुट्टो खानदान को आज तक लोग जो है ठीक है, बहुत ठीक है जाती हैं। नेकी के काम में भी नैब टांग अड़ा देता है। क्या सिर्फ नैब वाले सच्चे और बाकी सब चोर हैं? अदालत ने चेयरमैन नैब को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जो अस्पताल बहरीन हुकूमत ने बनाना था, इसका क्या हुआ। सेक्रेटरी हेल्थ बोले कि तरलाई में 200 बेड के अस्पताल का कुछ नहीं हुआ। वकील CDA बोले कि जमीन के मामले में नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने नैब पर भरमी का इजहार करते हुए कहा कि बहरीन हुकूमत 10 अरब रुपए देने को तरस रही है। CDA के लिए अदालती हुक्म अहम है या नैब? नैब हर मामले में इंक्वायरी करके सिस्टम रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तजलील की जा रही है। नैब की तहकीकात का कोई मयार है या नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दरख्वास्त पर लोगों की इज्जत खत्म कर दी जाती है। नैब में बैठी एक खातून लोगों को ब्लैकमेल करके अपने काम करा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना चेयरमैन नैब का बतौर साबिक जज अदालत हाजिरी का इस्तिस्ना खत्म कर दें, क्यों ना नैब वालों के वारंट जारी कर दें, फिर क्या इज्जत रह जाएगी इनकी। उन्होंने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर चैम्बर में पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी। जमीन लीज पर देने का टाइम फ्रेम 5 साल होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि महकमे को अपनी अराजी पर कब्जा रोकना होगा। शेख रशीद कहते हैं गरीबों के घर गिरने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे अराजी केस की समाअत की। अदालत ने करार दिया कि जो जमीन रेलवे के इस्तेमाल में है उसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। रेलवे को कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत भी नहीं होगी। रॉयल पाम क्लब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस मामले पर अबूरी हुक्म जारी रहेगा। रॉयल पाम का कब्जा फर्गूसन ने ले लिया, ये मसला अलग सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी केस निपटा दिया। शेख रशीद ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की तारीफ भी की। कहा कि गरीबों के घर नहीं गिरने दूंगा। इज्जत माब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने हमारी ज़मीनों के केस में ये हुक्म सादर फरमाया है। एक तो हम कोई ज़मीन बेच नहीं सकते। गरीब का घर नहीं गिराऊंगा जी, गरीब का घर नहीं गिराऊंगा। बेशक
कोई नाराज होता है या राजी। वजीर रेलवे का कहना है कि अगर कानून अमीर और गरीब के लिए अलग अलग हुआ तो बेबस लोग बाहर जरूर निकलेंगे। और खबर आपको दें, दुनिया के दूसरे तवील कामत शख्स नसीर सोमरो की तबीयत में बेहतरी आ गई है। डॉक्टर्स का कहना है नसीर सोमरो काफी अरसे से ज़ियाबतीज और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे। मानिया शकील हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, नसीर सोमरो साहब की तबीयत जो है अब पहले से काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर का भी यही कहना है कि हालत उनकी जितनी नासाज थी अब वो उससे बाहर हैं। मैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव वार्ड के सामने मौजूद हूँ जिसमें जो है नसीर सोमरो साहब जो है वो एडमिट है, लेकिन अभी उनकी हालत जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। उनका कहना भी यही है कि वो अब चाहते हैं कि वो जिस तरीके से सेहतयाब हो गए हैं वो सेहतयाब होकर वो अपनी जॉब पर फिर से जाएँ। लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, लेकिन पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। डॉक्टर ने ये कहा है कि अभी वो आम बीमारियों में मुब्तला हैं, वो जो है बहुत जल्द रिकवर होना और बेहतर होते चल जाएंगे अगर उनकी इसी तरीके से ख्याल किया गया। ख़ास तौर से नसीर सोमरो साहब ने हस्पताल का, डॉक्टर्स का और यहाँ पे जो अमला जिन्होंने उनकी देखभाल की उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। और नसीर सोमरो के डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि उन्होंने वो ख़ुद भी जो है काफ़ी उन्होंने जो है सही होने के लिए उनकी जो जस्तुजू रही कि वो जल्द से जल्द सही हो जाए। अब वो इस हालत में है कि अब वो लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करने के लिए डॉक्टर्स ने उनको मना किया है, जिसकी वजह से उन्होंने हमसे भी गैर रस्मी बात की। और जो है अब हमें भी बहुत खुशी है कि वो जो है अब इस हालत जो उनकी नासाज थी अब उससे बाहर हैं और ऐसे ऐसे मजीद जो उनको बीमारी है, जो फेफड़ों का मर्ज है, वो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, मानिए बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि नैब की जानिब से कोई नोटिस नहीं आया। वज़ीर आला हाउस ने बरवक्त तरदीद कर दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे वक्त में तमाम जमीनों पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। सबसे पहले तो भाई मुझे पता ही नहीं, मुझे आज के लिए कोई नोटिस नहीं है, लेकिन मुझे हैरत ये है, आप लोग मीडिया वाले हैं, देखिए फिर आप नाराज ना हो जाए। नाराज मैं करूँगा नहीं, आपसे हंस की बात करूँगा। कल ये टेलीविजन चैनल्स पे कुछ चला था, पर वक्त तरदीद कर दी गई थी चीफ मिनिस्टर हाउस से, मीडिया को बता दिया गया। मेरे वक्त में तो इसलिए कि 2013 से गालिबन बैन लग गया था कि सुप्रीम कोर्ट का बैन, तो जो बैन है उसके पाबंद हम हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत वर्क्स एंड सर्विसेज का अहम इजलास हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत वर्क्स एंड सर्विसेज का अहम सूबाई हाई वजीर, जबकि नेटवर्क मास्टर प्लान पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी हाँ बिल्कुल, सूबाई हाईवेज के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। मास्टर प्लान में 53,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क का डाटा जमा करना, मनसूबाबंदी और पॉलिसी बनाना शामिल है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं पहले मरहले में प्लानिंग होगी कि कौन कौन सी सड़कें अहम हैं और पहले बनाना है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत वर्क्स एंड सर्विसेज का अहम इजलास हुआ है। सूबाई हाईवेज नेटवर्क मास्टर प्लान 2020-40 पर तबादला ख्याल किया गया। मास्टर प्लान में 53,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क का डाटा जमा करना, मनसूबाबंदी और पॉलिसी बनाना भी शामिल है। जबकि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पहले मरहले में प्लानिंग होगी कि कौन कौन सी सड़कें अहम हैं और पहले बनानी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शहर कायद में तरक्याती काम के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 48 घंटों के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। लियाकताबाद, नाजिबाबाद, पाक कॉलोनी को पानी नहीं मिलेगा। माड़ीपुर PAF बेस मसरूर को भी सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वाटर बोर्ड की जानिब से लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब लियारी नदी में S3 मंसूबे के तहत लाइन डालने का काम जारी है। तरक्याती काम के बायस जिला वस्ती और गरबी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई सुबह 8 बजे से बंद कर दी गई। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक काम 48 घंटे तक जारी रहेगा। S3 प्रोजेक्ट के नाम से ये कंप्लीट किया जा रहा है। इसमें कराची का रॉ सीवरेज जो है, जो समंदर में जाके गिरता था, जिससे मैरीन लाइफ और नेवल वालों को बड़ा परेशानी होती थी, हमारा सी भी डैमेज हो रहा था, उसको अब एक ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ट्रीट करके इसको समंदर में डाला जाएगा। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं कि वाटर बोर्ड का काम अब शुरू हुआ है, लेकिन उन्हें तो अरसे दराज से इलाके में पानी की किल्लत का सामना है। पानी हमारी लाइन में पानी है ही नहीं, न बोरिंग कराओ 20-20 हज़ार रुपए दो, 20-20 हज़ार मांगते हैं, कहाँ से कारोबार है नहीं बिल्कुल भी। लाइन तो वहाँ से ना धोबियों ने वहाँ से लाइन ले रखी है, इससे हमारा पानी यहाँ से बंद हो जाता है। बहुत गंदा पानी आता है, थोड़ी देर आता है साफ पानी, और वो भी रात में आता है 3-4 बजे के करीब, और वैसे पूरा दिन नहीं आता पानी।
तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक S3 मंसूबे की लाइन डाले जाने के बायस लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह, बल्दिया, माड़ीपुर, PF बेस मसरूर और मुल्हका इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की, जिन्होंने दावा किया है कि वजीर आजम ने कराची की तरक्की के लिए 50 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि हम शहर की सड़कों को ठीक और कचरा उठाना चाहते हैं, लेकिन मेयर के पास तजावुजात ऑपरेशन के बाद मलबा उठाने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तो परसों प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है KIDCL का, और उसको मज़ीद पावरफुल किया गया है और KIDCL को उन्होंने तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स लाने के लिए कहा है, ख़ास तौर से मख्तस किए हैं कराची के लिए। इसके अलावा KIDCL का दायरा इख्तियार बढ़ा के उसको पूरे सिंध तक किया गया है, और जो कचरा इस वक्त मलबे की सूरत में कराची में पड़ा हुआ है, जो पूरा कराची में जो ऑपरेशन हुआ है तजावुजात का, उसको फौरी तौर से उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत हमने ये काम कराची में किया है, अगर वो ब्यूटिफिकेशन हम ना कर पाए तो ये ऑपरेशन हमारा करना बेकार होगा। लोगों को भी डिसलोकेट किया, ब्यूटिफाई भी ना कर सके, और वहाँ पे नए ढाबे और छाबड़े लग जाएंगे, तो वो खराबी की तरफ मामला जाएगा। कि जी इसको अगर हम ठीक कर लें तो उसको ठीक करने का खर्चा तकरीबन 20 करोड़ रुपए आ रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है इतने बड़े शहर के लिए। एक टाउन को ठीक करने का, जिसमें से डेब्रीज उठानी है, फुटपाथ की ब्यूटिफिकेशन है, ग्रीन करना है, सड़कें और दीवारें ठीक करनी है। 20 करोड़ रुपया वो कहते हैं कि जो मेरे पास अभी 20 करोड़ भी नहीं है और गवर्नमेंट दे भी नहीं रही है। अब 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर हो गया, शायद कोर्ट ने अब कोई फैसला किया है। कराची में गुलस्तान जौहर ब्लॉक 17 में बिल्डिंग के 4थे फ्लोर से लड़की ने छलांग लगा दी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 20 साला सिद्रा वकास को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में बिल्डिंग के 4थे फ्लोर से लड़की ने छलांग लगा दी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 20 साला सिद्रा वकास को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। समर अब्बास 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। समर, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर्स का, लड़की की हालत कैसी है? हाँ जी बिल्कुल, देखें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में 4थे फ्लोर से मेडिकल की स्टूडेंट ने छलांग लगाई। नीचे रिक्शा खड़ा था जिस पर वो आकर गिरी, जिससे उसकी जान तो बच गई लेकिन वो ज़ख्मी हुई। पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची। पुलिस ने वालदैन से पूछा तो वालदैन का कहना है कि मेडिकल की तलबा जो ज़ख्मी हुई है 22 साला सिद्रा, ये जहनी मरीज़ है, इससे पहले भी ये कई बार ऐसे अटैम्प्ट कर चुकी है। अब पुलिस ने फौरी तौर पर ज़ख्मी तलबा को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया तिब्बी इमदाद के लिए, जहाँ उसे तिब्बी इमदाद के बाद अब जो है नफसियाती अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के हवाले से हम मज़ीद तफ्तीश करें कि कहीं उसका कुछ और मोटिव तो नहीं था, या उसको किसी ने धक्का तो नहीं दिया, या कोई दीगर पहलू जो है उस पर भी पुलिस गौर कर रही है। ताहम लड़की से भी पुलिस ने बयान लिया लेकिन वो बयान देने से कासिर नज़र आई है, जबकि पुलिस ने मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के बयान भी कलमंद कर लिए हैं। जी